सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इज, ठीक है, जब हम ए और बी का डिफरेंस लेते हैं हमारे पास क्या होता है कि जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो ए को बिलोंग करते हैं। हमने ए वाला आंसर लिखना होता है, ठीक है, बी वाला नहीं लिखना होता। तो इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ए को और बिलोंग नहीं करते बी को। तो इसमें से ऑप्शन है ये वाला बी, ठीक है। अब ये हमें कहते हैं नंबर 2। ओके, नंबर 2 है आपके पास कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी, अगर हम दो सेट्स ले लें, ठीक है, ए यूनियन बी, और उसका आंसर अगर हम निकालें तो हमारे पास ए का सेट आता है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन निकालें तो बी का सेट आएगा। ओके, अगर हम खुद से सपोज कर लें ये नंबर 2 है ना, तो हमें ये कहते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर जो है ए आएगा एंड ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ना बी आना चाहिए। तो कुछ ऐसे सेट ले लेते हैं हम खुद ही से कि अगर 1 2 3 4 5 ले लें, ठीक है, और बी का सेट ले लें 3 4 5। ओके, तो अगर हम ए यूनियन बी करें तो ये देखें 1 2 3 4 5 यूनियन 3 4 5, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, यूनियन मतलब कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो ये सेट हमारे पास कौन सा आ गया, ए का सेट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, सेम सेट ले ले 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 4 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 4 5। तो मतलब ये क्या है, बी का सेट है। तो अब इसमें से हमें ऑप्शंस देते हैं कि किधर जाओ, ओके, हमें ऑप्शंस देते हैं कि ए जो है क्या वो बी का सबसेट है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो ए हमारे पास बी का सबसेट बन रहा है, नहीं बनता, ठीक है, बल्कि बी जो है वो ए का सबसेट बनता है। अब देखें बी ए का सबसेट बन रहा है, ठीक है, मतलब कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पर एक और बात है, ये देखिए ये लिखा हुआ है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसके नीचे लाइन लगी हुई है एक, इस लाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये नीचे सबसेट के नीचे एक लाइन लगी हुई थी ऐसे, मतलब सबसेट तो बस ये हो गया, हमें पता है कि ये सबसेट है, ठीक है। बी जो है वो इसका सबसेट आ रहा है ए का। अब लाइन का क्या मतलब है, अब हमें उन्होंने सेट्स तो नहीं दिए ना, हो सकता है कि ए और बी का जो भी सेट है तो क्या पता वो इक्वल सेट हो, ठीक है, हमें सेट्स का तो नहीं पता है, तो हमने खुद से सपोज कर लिया, तो हमने ए का सेट बड़ा ले लिया। हो सकता है कि इसका सेट इक्वल भी हो सकता है। तो ये लाइन जो है इसका मतलब है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी इक्वल टू ए। ओके, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आएगा, ए जो है वो बी का सबसेट है, इन्हीं सेट्स को ले लेते हैं।
ठीक है, ए मतलब बी का सबसेट है तो ए को फिर छोटा ले लेते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और देन ए माइनस बी, देन ए माइनस बी इक्वल्स टू, तो ए को बी का सबसेट करना है तो ए का सेट अगर हम ले लें, यहाँ पर हमने 3 4 5 लिया था, 3 4 5, और बी का सेट ले लें, ठीक है, यहाँ पर पहले मैं सेट ले लेती हूँ, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब अगर हम ए डिफरेंस बी करें तो इसमें से क्या होता है कि ये कॉमन एलिमेंट्स अगर कट हो जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर ये 3 4 5 है तो 3 4 5 मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास अब ए के अंदर क्या एलिमेंट्स बचे हमने वो लिखना होता है, तो कुछ भी नहीं बचे, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है, नल। नल और एम्प्टी सेट एक ही चीज होती है। ओके, अब नंबर 4 का देखें कि अगर तो ए डिफरेंस बी करें आप, ठीक है, और बी डिफरेंस ए भी करें, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। तो अगर एम्प्टी सेट आ रहा है तो क्या ए और बी इक्वल हैं, या बी जो है वो ए का सबसेट है, या ए जो है वो बी का सबसेट है, या सारे के सारे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एम्प्टी सेट कब आता है, इन्होंने हमें सिर्फ a माइनस बी का निकालिए, तो हमने a माइनस बी कर लिया ना। अगर हम b माइनस ए भी करें तो उसकी शर्त ये है, देखें, अगर b माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 बच जाएंगे ना, ठीक है, ये तो नहीं बचने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि a और b का सेट ना एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर b माइनस ए भी करें, a माइनस बी भी करें, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर दोनों सेट सेम होने चाहिए ताकि सारे एलिमेंट्स कट हो जाएं। तो इसका क्या मतलब कि a इक्वल्स टू बी, ये वाला होता है ना, a डिफरेंस b है, तो यहाँ वाले एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं जो बच जाते हैं। अगर b पहले होता तो b वाले एलिमेंट्स पहले लिखने होते हैं, सिर्फ इस वाले सेट को आपने देखना होता है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है। ओके, थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ भी कर लिया, देन फिफ्थ है, ओके क्लियर गया, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ a एंड a कंप्लीमेंट इज आर डैश सेट, ठीक है। अगर हम a के एलिमेंट्स देखें, कॉमन एलिमेंट्स a के और a कंप्लीमेंट के, तो हमारे पास क्या सेट आ जाएगा, ये यही वाली बात हो गई कि सारे के सारे जब कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो सारे एलिमेंट्स तो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को यहाँ पर क्या कहते हैं, नल सेट। ये यही वाली चीज है, नल सेट। ओके, फिर से समझ लें कि अगर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स ए के आ रहे हैं और ए कंप्लीमेंट के,
तो दोनों में जब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो दोनों कट हो जाएंगे, तो सेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 6, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन इन। अब रियल नंबर्स को हम लोग सेट बिल्डर में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखें। क्यों? क्योंकि हमें रेंज ही नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट होंगे, कहाँ पर एंड होंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो दोनों है, तो यहाँ पर कर लेंगे बोथ बी एंड सी। ओके, इफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 1 4 3 2 2 देन डोमेन आर इक्वल्स टू। अब डोमेन इसका देखे 2 4 2, तो इसका मतलब कि 2 को एक दफ़ा ही लिखना है हमने, 2 टाइम्स नहीं रिपीट करना। तो क्या हो जाएगा 2 4, तो 2 4 ये ऑप्शन डी। ओके, अब ये देखिए आर, इफ आर इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास रिलेशन है और उसमें क्या है कि ए का और बी का एलिमेंट जेड को बिलोंग करता है। जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। जेड इंटीजर्स का सेट है, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। ओके, तो अब इसमें ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स ना जेड को बिलोंग करते हैं। तो जब हम उसमें प्रोडक्ट फाइंड करके ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनमें से। ये हमने एग्जाम्पल भी की थी यहाँ पर एक, ये देखें ये जो सेट है ना, ये इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो जब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया था और यहाँ पर हमने x प्लस वाई वाली कंडीशन थी, तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन और रेंज यहाँ पर सेम आ गया था, ठीक है, इक्वल है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यहाँ पर भी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आते हैं। डोमेन एंड रेंज इक्वल्स टू ये राशि, ठीक है, 8 में सी। ओके, इफ r इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू n इज नेचुरल नंबर। तो अब a और b को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, ठीक है। 6 2 6 आर 12, फिर 3 4 आर 12, फिर 4 3 आर 12, 6 2 आर 12, 12 1 आर 12। तो यही वाला हम ऑप्शन ए कर लेते हैं। अब इस वाले को देखें तो इसमें भी मल्टीप्लाई करके 12 ही आ रहा है, लेकिन ये सबसेट है और ये बड़ा प्रॉपर सेट है। ओके, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल्स टू p। अब ये हमारे पास एलिमेंट, ये जो है ना हमारे पास इस तरह सेट में नहीं है। अगर सेट में होता तो हम कहते हैं कि 1 में, ठीक है। ये हमें प्रॉपर हमें बताया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही यही बन रहे हैं। तो हम फिर क्या करते होते हैं, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो मतलब p मल्टीप्लाई बाई p हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। ओके, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल्स टू t। अब ये था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का और ये है बाइनरी रिलेशन का। तो चीज़ यही होती है लेकिन 2 के पावर में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ r इक्वल्स टू a f h s एंड s इक्वल्स टू b e j n, देन हम इसमें सारे के सारे पार्ट जो है वो फाइंड करने हैं। पहला पार्ट ये कि आपने फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन r मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है। उसके बाद हमें कहते हैं कि कोई भी 3 बाइनरी रिलेशन जो है ना आप लोग लिख लें। फिर ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है कि जिसमें जो है डोमेन जो है वो सेट r के इक्वल हो, ठीक है। फिर ऐसा जो है बाइनरी रिलेशन लिखना है कि जिसमें रेंज जो है वो सेट s के बराबर हो। फिर ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है कि जिसमें डोमेन जो है वो सेट r के बराबर हो और रेंज जो है वो सेट s के बराबर हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। आर का सेट हमें गिवन है ए एफ एच एस, एस का सेट गिवन है बी ई जे एन, ठीक है।
पहला पार्ट है हमारे पास के फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। Relations in R multiplied by S. Okay. Number of elements in R equals to 1, 2, 3, 4. Number of elements in S equal to 4. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस in R multiplied by S equals to 2 raised to power number of elements in R multiplied by S. ओके, 2 पावर ऊपर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 पावर 4 4 इज 16। ठीक है, हमारे पास यही है कि कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे 62 पावर 6 रिलेशंस फ्रॉम एस आर मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आर मल्टीप्लाई बाय एस कर लेते हैं। आर का सेट है ए एफ एच एस मल्टीप्लाई बाय बी ई जे एन। ओके, ए बी ए ई ए जे देन ए एन एफ पी एफ ई एफ जे एफ एन, फिर एच एच बी एच ई एच जे एच एन, देन एस का करना है तो एस बी एस ई एस जे एस एन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास के राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम आर मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एनी 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम आर मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, तो R1 कर देते हैं। कोई भी 3 बाइनरी रिलेशन बनाना है, अपनी मर्जी का कुछ भी लिखने पहले कोई एक सेट ले लेते हैं, ए ई ले लेते हैं एक रिलेशन में। कोई भी आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितने कितने पेयर्स लेते हैं, कौन सा लेते हैं। ओके, अब हम ए एन ले लेते हैं। और साथ में एच एन ले लेते हैं। ओके, फिर ए जे ले लेते हैं। फिर एफ ई और एस ई एस बी ले लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है राइट ए बाइनरी रिलेशन whose domain is equal to set R। A binary relation whose domain is equal to set R। ओके, अब आपने ऐसे पेयर्स लेने हैं कि इसका जो डोमेन आएगा मतलब कि जो हम पहले एलिमेंट्स देखेंगे वो सेट आर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब सेट आर में देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई भी ए वाला पेयर जो है ना उठा लें। ठीक है, ए बी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, तो एफ वाला कोई भी पेयर उठा लें। ठीक है, एफ पी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर एच लिखा हुआ है, तो एच वाला कोई भी पेयर उठा लें। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एच ई ले लेंगे। फिर एस लिखा हुआ है,
तो अब एस वाला पेयर हमने देखना है, और रिपीटिशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एस के 2 ले लें कोई, हमने तो डोमेन सिर्फ एक ही बार लिखना होता है ना, ठीक है। अगर रिपीटिशन हो भी रही है तो किसी भी पेयर की आप रिपीटिशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी एफ पी, और ए बी एफ पी हो गया। फिर दूसरा एच का लेना है हमने, तो एच जे ले लेंगे। ए बी एफ टी एच बी एच जे, ठीक है। और एस का लेना है हमने कोई, तो एस बी कर देते हैं। अब इसका डोमेन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डोमेन हमारे पास क्या आता है, ए एफ एच एस, तो ए एफ एच एस, ठीक है। ओके, नंबर 4, a binary relation whose range is equal to set S। अब इसी तरह हमने रिलेशन बनाना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि रेंज मतलब कि दूसरा एलिमेंट हमारा एस सेट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि लास्ट वाला एलिमेंट, तो लास्ट में बी आना चाहिए। कोई भी इधर से उठा लें, एफ पी ले लें, ठीक है, या कोई भी और एस पी ले लें। उसके बाद जो है हमारा रेंज हमने देखना, सेकंड है ई, तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं ए बी, ई वाला ले लेंगे एफ ई। आप लोग अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट्स का हमें ख्याल रखना है। बी ई, ओके, बी कर दिया हमने, ई भी कर दिया, और जे का कोई कर लेंगे, ठीक है, एस जे कर लेते हैं। और फिर एन का करना है, तो एफ एन कर लेते हैं, या एच एन कर लेंगे, ठीक है, एस जे एच एन। एच एन, ओके, नंबर 5, a binary relation whose domain is equal to set R and range is equal to set S, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने ऐसा रिलेशन लिखना है कि जिसमें हमारे पास अब डोमेन जो है मतलब कि पहला एलिमेंट जो है वो R को बिलोंग करेगा, और रेंज जो है मतलब कि दूसरा एलिमेंट जो है वो S को बिलोंग करेगा, ठीक है। आपने ऐसा लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर पहला एलिमेंट है A, यहाँ पर पहला एलिमेंट है B, तो हम ये वाला पेयर ले लेंगे ए बी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है F, यहाँ पर दूसरा है E, तो हम ले लेंगे एफ ई, ठीक है। फिर यहाँ पर है तीसरा H, यहाँ पर है J, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एच जे। फिर यहाँ पर S, यहाँ पर N, तो हम ले लेंगे एस एन। और अगर रिपीटिशन करना चाहते हैं तो आप रिपीटिशन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा इसमें। तो हम यहाँ से ये वाले 4 पेयर्स ले लेते हैं। ए बी एफ जे, ठीक है। मैंने क्या किया कि एफ और जे को कंबाइन कर लिया, ठीक है, एफ और जे को कंबाइन कर लिया, ठीक है, एफ ई के बजाय। तो ये वाला मैंने पेयर ले लिया एफ जे, ठीक है। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बस ये है कि आपका रेंज ये आना चाहिए, डोमेन ये आना चाहिए। एफ जे, देन एच को ई के साथ कर लेते हैं, और एस को एन के साथ। ये बाइनरी रिलेशन जो है ऐसा आपने लिखना है कि उसका डोमेन जो है ना वो सेट आर के बराबर आए, ठीक है। आपने बस ऐसे पेयर्स लिखने हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो सेट आर के बराबर है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ए एफ एच एस, रिपीटिशन नहीं होती, ठीक है। अगर हमने रिपीटिशन कर भी दिया तो हमने 1 टाइम एच लिखना है। तो क्या आ रहा है, ए एफ एच एस, तो ये क्या है, सेट आर है, ठीक है। ए एफ एच एस, पहला एलिमेंट डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, शेड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, देन A माइनस मतलब A डिफरेंस B इंटरसेक्शन C एंड B माइनस A यूनियन C। अब यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन देखें, हमें एक फिगर दिया हुआ है और हमें बोला है कि इसमें आपने ये सब के सब हमें करके बताने हैं, मतलब कि इस फिगर के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ओके, दो सर्कल्स जो ऊपर वाले हैं वो एक दूसरे को जो है ना ओवरलैप नहीं करते और नीचे वाला सर्कल ना ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये ए सेट है, ए के एलिमेंट्स हमें गिवन हैं बी डी ए सी, here E I J F B H। ओके, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखना होता है, बी इंटरसेक्शन सी देखना होता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। हमने क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी हम एक ही शेड कर लेते हैं, ओके। बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास कौन सा हिस्सा आ रहा है, कॉमन, ठीक है। मतलब कि ग्रुपिंग है, हमने कॉमन हिस्सा देखना है, तो बी और सी का कॉमन हिस्सा ये है, इसको हम कर देंगे शेड, ठीक है। अब कहते हैं कि इसी के साथ, इसी ग्रुपिंग में इसी के साथ हमने ए को यूनियन करना है, मतलब कि ए का पूरा सर्कल कंबाइन कर देना है, ठीक है। ए का पूरा सेट जो है ना हमने यूनियन कर देना है। तो हमारे पास ये सेट जो है वो पूरा का पूरा शेड हो जाएगा, ठीक है। ये ए और सी भी जो है ना ए का हिस्सा है, तो हम इसको भी पूरा शेड करेंगे और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा आंसर है। ओके, देन उसके बाद हमें क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब यहाँ पर ग्रुपिंग है तो हमने क्या देखना है, पहले हमने क्या करना है कि बी यूनियन सी करना है और उसमें से ए को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कि अब हमें यहाँ पर ना दो शेड करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग में बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी को अगर मैं देखूं, यहाँ पर देखे बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, मतलब कि पूरे के पूरे सर्कल्स दोनों के दोनों इंक्लूडेड है, पूरे बी और सी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा बी यूनियन सी का आंसर है। अब हमें कहते हैं कि जो आपने बी यूनियन सी किया है उसमें से आपने ए को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ए का जो हिस्सा इनके साथ ओवरलैप कर रहा है उसके ऊपर तो ऑलरेडी शेड आ गया है। अब या तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई पैटर्न ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जिस तरह हमने स्टार्स बनाए थे, ठीक है। या हम क्या करेंगे कि हम अपनी मर्जी का कुछ भी कर देते हैं। तो मैं इसको क्या कहती हूँ कि क्रॉस कर देती हूँ इस शेड के साथ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो पैटर्न आया मैं कहती हूँ ये मेरा आंसर है। आपकी अपनी मर्जी कि आप इसको क्या करते हैं, आप स्टार्स बनाते हैं, आप कोई भी पैटर्न बनाते हैं, मैंने क्रॉस बना दिया दो शेड्स का।
तो मैं इनको बता दी कि ये जो दो क्रॉस दो डिफरेंट तरीके से लाइंस आ रही हैं, ये मेरा आंसर है। ओके, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें क्या पता कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैसे हमें पता चलेगा? हम यहाँ पर ना साइड पे रफ कट में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखें तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी का सेट क्या बन रहा है आपके पास? यहाँ पर बी का सेट देखें, एफ एच ई, मतलब ई एफ एच, ई एफ एच, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन इसको ले लिया सी के सेट के साथ। तो सी का सेट आपके पास क्या बन रहा है? यहाँ पर इंटरसेक्शन सी का सेट है ए सी ई आई जे, ठीक है। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ई का एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई का एलिमेंट हमने मिड में रखा हुआ भी है। अब ये जो आंसर आया है, अब आपने ए के सेट से इसको डिफरेंस कर देना है, ठीक है। मतलब कि ए का सेट हमने पहले लिखना है, ए का क्या सेट है? ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी माइनस फिर बी इंटरसेक्शन सी का सेट। अब हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया लेक्चर में, ये यहाँ से हमने, अच्छा अगर हम यहाँ पर अब देखें हमारे पास ये एलिमेंट कोई कट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर तो ई है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए बी सी डी है। अब कट करने के बाद ए के सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे हमारा आंसर वो होता है, ठीक है। कट तो हुआ ही नहीं, हमारे पास एलिमेंट्स क्या बच गए? ए बी सी डी। तो इसका मतलब है कि हमने इनको शेड करना है। अब ये एलिमेंट्स जहां पर भी लिखे हुए ना, ए बी सी डी, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड कर लेते हैं। ये देखें ए बी सी डी, इसको शेड कर दें और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें कि ये हमारा आंसर है। ओके, फोर्थ पार्ट है बी डिफरेंस ए यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम उसी तरह रेफर कर लेते हैं, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या शेड करना है? यूनियन और इंटरसेक्शन में तो पता चल जाता है, यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए पहले ए यूनियन सी, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लें ज़रा, ए और सी का सेट कंबाइन करके लिखना, ठीक है। ए क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर सी का सेट क्या है? ए सी हो चुका है, तो ई आई जे, ई आई जे, ठीक है, ये ए यूनियन सी हो गया। अब हमें क्या करना है कि बी के सेट से इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो बी का सेट हमारे पास क्या है? एफ ई एफ एच, ई एफ एच माइनस ये पूरा सेट जो आया ना, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी डी ई आई जे, ठीक है। हम देखते हैं कुछ कॉमन है तो उसको काट दे। ओके, यहाँ पर ई और ई कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले सेट में जो बचा है ना हमारे पास, वो आंसर है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बच गया? एफ और एच। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एफ और एच को कलर करना है, उसके अलावा कहीं पे भी कोई कलर, ये ई भी है ना, ई पे कलर टच नहीं होना चाहिए आपका। आप जो भी पैटर्न ड्रा कर रहे हैं, आप जो भी कलर कर रहे हैं, वो ई पे टच ना हो, ठीक है, इसके बाहर बाहर रहे, ठीक है। ये आपने कह दिया कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है आप लोग को कि फिर मैं आगे जाऊँ?
वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन वाली भी प्रूफ करनी है और इंटरसेक्शन वाली भी प्रूफ करनी है। किससे? थ्रू वेन डायग्राम से। और हमें ये सेट्स गिवन है, ठीक है, एक्स का सेट गिवन है, वाई का गिवन है, जेड का गिवन है। अब दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैं यहाँ पर ना डायरेक्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पर अब एक्स का सेट जो है ना वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, एक्स का भी, वाई का भी, जेड का भी। ओके, एक्स का सेट है हमारे पास 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20। ओके, अब इस चीज़ का मतलब क्या है? हमारे पास है कि 2 का मल्टीपल है, मतलब कि जो सेट होगा हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और जो भी एलिमेंट्स हैं वो 20 से लेस होंगे, ठीक है। तो 20 से लेस एलिमेंट क्या है? पहले तो हम 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और 20 से लेस देन कितने हो जाएंगे? 19 तक, ठीक है, मतलब कि 1 2 3 सो ऑन अप टू 18 19, ठीक है। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 सो ऑन। और आखिरी वाला हम देख लेते हैं, तो 2 19 ज़ार 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी हो गया, 2 1 ज़ार 2 3 38, ठीक है। ओके, फिर सेकंड हमें जो गिवन है सेट वो है y का, ठीक है। y का सेट क्या लिखा हुआ है इन्होंने? सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3। सेट ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें गिवन है, हमने इसको दोबारा टेबुलर में कन्वर्ट करना है। तो सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेट क्या बनेगा? y इक्वल्स टू नेचुरल मल्टीपल्स है और फर्स्ट 6 है, तो 3 के टेबल में जो भी हमारे पास जो मल्टीप्लाई, आपको पता है मल्टीपल्स किसे कहते हैं? अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना 3 2 ज़ार 6, तो ये दो जो होते हैं ना ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो होता है ना ये मल्टीपल होता है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि 3 और 2 6 के फैक्टर्स हैं, 6 जो है वो 3 और 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6 के हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 3 1 ज़ार 3 और 6 लिखने हैं, ठीक है। फिर 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ओके, z इक्वल्स टू 6x, x बिलोंग्स टू w एंड x इज लेस देन 20, ठीक है। अब z का हमारे पास क्या सेट बन रहा है कि 6 का मल्टीपल है, सेट बिलोंग करेगा होल नंबर्स को, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 6 को लिखना है यहाँ पर, होल नंबर का सेट स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2, हमारे पास एलिमेंट्स है लेस देन 20, तो आएगा 19 तक, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 6 0 ज़ार 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 0 ज़ार 0। ओके, अगर हम 0 मेंशन भी कर दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, क्योंकि 0 को हमने इसलिए मेंशन किए कि अगर हम 0 ना लिखते तो हमारे पास यहाँ पर 0 एलिमेंट है, ठीक है। 0 तो एक एलिमेंट है, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने आप लोग को बताया था कि एम्प्टी सेट में और यहाँ पर 0 के होने में फ़र्क है, 0 एलिमेंट आ जाता है। ओके, फिर 6 19 ज़ार 6 9 ज़ार 140, ओके। अब हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना था इसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज का पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख लेती हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स टू x यूनियन y
यूनियन जेड। ठीक है, तो इसका क्या कि हमारे पास दो फिगर्स बनेंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की। अच्छा, हमने इन सर्कल्स को कंबाइन क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ पर देखने के हमारे पास कुछ भी कॉमन आ रहा है। अब देखिए तीनों में जो है ना 6 भी कॉमन है। ठीक है, तो तीनों जो है ना एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। फिर बाकी एलिमेंट्स को भी अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो तीनों के तीनों सर्कल्स को मैंने इकट्ठा ड्रॉ किया है। इसको एक्स कह देते हैं, वाई और जेड। ठीक है, और बार जो है ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट लेफ्ट, और यहाँ पर राइट हैंड साइड। ठीक है, यूनियन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। वाई यूनियन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ठीक है, जब यूनियन होता है हमारे पास ना, तो हमें दो डिफरेंट शेड्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा का सारा ही इसमें कलर हो जाना होता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल एक कलर पकड़ के भी ना शेड कर सकते हैं इसको। हमें दो डिफरेंट कलर से इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सेम शेड से कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी तीनों के तीनों यूनियन है। यहाँ पर हमारे पास सारा एक ही शेड से कर दिया मैंने। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, हम इसके नीचे लिखेंगे भी कि इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, हमें वेरीफाई क्या करना था कि दोनों का आंसर वेन डायग्राम से सेम आना चाहिए, तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और आप बेशक इसके नीचे ना ये शेड करके भी इस तरह बता सकते हैं कि हमारे ये शेड इस तरह ये पार्ट आया, वरना फिर डायरेक्ट आप खाली प्रॉपर्टी लिखते हैं। ओके, फिर हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ओके, इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। राइट लेफ्ट, ओके, यहाँ पर है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रुपिंग को ना अलग शो करेंगे, और यहाँ पर आंसर अलग शो करेंगे। फिर यहाँ पर है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो एक्स इंटरसेक्शन ग्रुपिंग में वाई इंटरसेक्शन जेड, और यहाँ पर भी वाई इंटरसेक्शन जेड। ओके, अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा सबसे पहले जो ग्रुपिंग है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, मतलब कि एक्स और वाई के बीच में जितना भी हिस्सा है ना, आपने उसको इंटरसेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये पूरा का पूरा, ये देखें एक्स और वाई का ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है।
ठीक है, मैं इसको शेड कर देती हूँ। अब हमें कहते हैं कि इसमें से z का जो हिस्सा आ रहा है आप उसको जो है ना इंटरसेक्ट कर दें। अब मेरा तो यहाँ पे कलर आ गया ना, मैंने यहाँ पे कलर ड्रॉ कर दिया है। अब ये z का जो हिस्सा आ रहा है, अब आपकी अपनी मर्जी के आप पैटर्न ड्रॉ करते हैं, आप फिर क्रॉस करते हैं, आपकी अपनी मर्जी। ये वाला z का हिस्सा है यहाँ तक, तो इसके अंदर मैं क्या कर देती हूँ, पैटर्न ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, मेरा फाइनल आंसर ये है। ओके, उसके बाद है y इंटरसेक्शन z। तो y और z का बीच वाला हिस्सा, तो ये है y और z का ओवरलैपल हिस्सा ये वाला, तो यहाँ पे मैंने शेड कर दिया। और यहाँ पर अब हमें कहते हैं कि यहाँ इस हिस्से में जो x का हिस्सा आ रहा है आप उसको निकाल दी। तो ये देखें x वाला सर्कल का हिस्सा जो है ना ये है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हम पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने ब्लू के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया है। हम नीचे लिख देते हैं इट इज वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और नीचे बेशक प्रॉपर्टी लिखते हैं। यूनियन था। ठीक है, यूनियन में क्या होता है कि आपके पास सारा का सारा ही एक जैसा शेड हो जाना होता है। ठीक है, सारे ही शेड हो जाना होता है। तो मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग को अलग से नहीं किया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप तो डिफरेंट शेड कर लें। ठीक है, फिर आप ग्रुपिंग को अलग शो कर लें और नीचे जो है आंसर को अलग कर दें, जिस तरह हमने पहले भी किया था यहाँ पर। वरना मैं क्या करती हूँ, ग्रुपिंग में अब हमने एक जैसे ही शेड कर दिया, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर तो एक ही आ रहा है ना। तो हमने क्या किया कि दोनों में बस एक ही कलर कर दिया और हमने शो कर दिया। यूनियन में सारा का सारा शेड हो जाना होता है। अब यहाँ पर है कि x इंटरसेक्शन y। ठीक है, पहले क्या करना है, आपने x और y को इंटरसेक्ट करना है। मतलब कि उनका जो भी कॉमन पार्ट है, यहाँ पर देखें x और y का ये कॉमन पार्ट आ रहा है, ये ओवरलैप जो हो रहा है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, मैंने कर दिया शेड। उसके बाद हमें कहते हैं कि जो x और y का आपने जो आंसर निकाला उसी के अंदर से z को इंटरसेक्ट कर दें। तो z का सर्कल ये क्रॉस हो रहा था, इसके अंदर से ये हिस्सा आया थोड़ा सा। ठीक है ना, जो हमने शेड किया हुआ है उसके अंदर z का ये हिस्सा आया है, तो इसको हमने निकाल देना है। तो मैंने इसमें पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर है कि y इंटरसेक्शंस है। अब y और z का ये वाला हिस्सा जो है ना ये ओवरलैप कर रहा है, इसके अंदर मैंने पूरा पैटर्न ड्रॉ कर दिया। अब हमें कहते हैं कि y इंटरसेक्शन z का जो हिस्सा आपने कलर किया उसके अंदर अगर x का हिस्सा है तो आप उसको निकाल दें, इंटरसेक्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिए x के सर्कल का हमारे पास ये वाला हिस्सा आ रहा था, मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, मैंने इस पर पैटर्न ड्रॉ कर दिया। तो अगर अब हम अपना फाइनल आंसर देखें तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, फिगर में भी देख लेना, यहाँ वाला ये हिस्सा सेम है, ये वाला हिस्सा सेम है। तो इस तरह हमारे पास वेरीफाई हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ए का सेट देखे 1 2 3 सो ऑन, बी का सेट देखे -1 -2 -3 सो ऑन। अब सी का सेट जो है उसमें 0 +, -1 +, -2 सारे के सारे इसमें जो है हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि ए और बी में मौजूद है। ठीक है, यही वाला सेम क्वेश्चन जो था ना आप लोगों की एक्सरसाइज में भी था, सिर्फ यहाँ पर ABC की जगह ना डिफरेंट जो है वो नेम्स थे, शायद XYZ था और सेम क्वेश्चन था ये। तो 12 नंबर इसको देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कौन सा था? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि पहले यहाँ पर यूनियन यूज होता है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन यूज होता है। लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मतलब कि यहाँ पर यूनियन आ गया और अंदर इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर ली ली, राइट हैंड साइड ले ली। अब हमें देखना है कि फिगर्स कैसे बनेंगे हमारे पास। अब ये जो हमारे पास सी का सेट है, अब ये देखें ये एक सुपर सेट है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर देखें तो ए और बी के एलिमेंट्स जो है ना वो सी में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो बड़ा सेट है और ए और बी को हम उसी के अंदर जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी ले लेते हैं।
ओके, सी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद तो हमारे पास ए और बी इसके अंदर ही ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए और बी ले लेते हैं। ये ए हो गया, देन ये बी हो गया, ए बी। ओके, यहाँ पर ये ए बी और सी, ए बी सी, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स थे, यहाँ पर देखें 1 2 3 सो ऑन। बी में -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर यहाँ पर सो ऑन मतलब ये डॉट्स में लगाती है, फिर -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, -2 -3। अब अगर सी में देखें तो हमारे पास क्या रह गया। अब देखें -1 -2 -3 सारे सो ऑन और 1 2 3 पॉजिटिव मैंने लिख लिए हैं। तो सी में यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, देखिए सिर्फ 0 रह गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि पहले बी इंटरसेक्शन सी देखना है, मतलब कि बी और सी का कॉमन हिस्सा जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो आप यहाँ पर जो है बाकी एलिमेंट्स पे लिख सकते हैं +-1 +-2 करके सारे के सारे लिख सकते हैं। अब सी और बी में से इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, सी अगर बड़ा सेट है और बी उसी का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि बी जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी को शेड कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये मेरे पास जो है बी इंटरसेक्शन सी है। अब हमें कहते हैं कि ये जो बी इंटरसेक्शन सी किया आपने, इसी के साथ जो है ए को यूनियन करना। ठीक है, मतलब कि इसी के साथ, तो यहाँ पर ये वाला शेड मैं मौजूद कर लेती हूँ इस तरह, और इसी के साथ अगर यूनियन करना है, ए का सेट कंबाइन करना है, तो हम यहाँ पर आंसर में इस तरह इसके साथ ही इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब कि ये ए और बी का यूनियन। ओके, फिर यहाँ पर हमें कहते हैं ए यूनियन सी। अब देखिए ए को तो ऑलरेडी हम शेड कर चुके हैं। ठीक है, ए यूनियन सी मतलब कि ए और सी का हमारे पास ये जो सारा का सारा ये पूरा सी है ना, तो सी में तो सब कुछ शेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये ए का आ गया और साथ में सी पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा हमने ये रेड से शेड कर दिया। तो हम शो कर रहे हैं कि हमारा ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये हमारे पास ए यूनियन सी है। ओके, मतलब ये ब्लू वाला तो हमने कर दिया ए यूनियन बी, अब हमने कर दिया ए यूनियन सी। अब इसमें से देखें यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो यहाँ पर अब ये जो हमारे दो सर्कल्स हैं, इस चीज़ का क्या मतलब कि आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें अब ये वाले दो जो सर्कल्स हैं हमारे, ये ब्लू शेड वाले और ऊपर रेड शेड आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये हमारा आंसर है। तो हमने यहाँ पर आंसर में क्या शो करना है कि यहाँ पर ये जो हमारा ब्लू वाला शेड था और उसके ऊपर जो है हमारा, आप पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्स का। ठीक है, मैंने दो शेड्स मिक्स कर दिए डिफरेंट लाइन्स में, तो मैं कह देती हूँ कि ये जो है ये मेरा आंसर है। अब इन दोनों में आप देखें तो ये दो सर्कल्स आंसर थे, यहाँ पर भी ये दो सर्कल्स आंसर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो हम नीचे लिख देते हैं कि इट इज़ वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर बेशक नीचे आप प्रॉपर्टी मेंशन कर दें जो भी प्रॉपर्टी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसमें क्या है कि पहले इंटरसेक्शन आएगा बाद में यूनियन आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। ओके, अब इसके सर्कल्स हमारे पास कैसे बनेंगे। अब पी को देखिए, पी के एलिमेंट्स जो हैं ए बी सी डी ई। अब क्यू के साथ उसको हम पहले देखते हैं, तो वहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास दो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, बल्कि 3 कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, सी डी ई, और यहाँ पर भी सी डी ई। अब पी को आर के साथ देखें तो आर में और पी में कोई भी जो है ना एलिमेंट्स कॉमन नहीं है,
तो पी को क्यू के साथ ओवरलैप करना है, आर के साथ नहीं करना। अब क्यू और आर को चेक करते हैं कि इन दोनों को आपस में ओवरलैप करना है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि पी और क्यू हमारे पास इकट्ठे बनेंगे और आर को हमने जो है साइड पर ड्रॉ करना है। ओके देखिए ये हो गया पी क्यू आर यूनिवर्सल सेट, पी क्यू आर यूनिवर्सल सेट। पी के एलिमेंट्स देख लेते हैं। पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी ई। फिर पी में लिखते हैं कि सी डी ई निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ए बी, और क्यू में एफ, ए बी एफ, ए बी एफ। ओके, आर में हमारे पास क्या है, जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, जी एच आई जे के। ओके, यहाँ पर अब क्यू यूनियन आर है पहले। ठीक है, क्यू यूनियन आर का क्या मतलब कि क्यू और आर का पूरा जो है ये हमारे पास शेड हो जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं या कोई कलर भी कर सकते हैं। ओके, अब ये हमें कह रहे हैं कि क्यू यूनियन आर जो आपने कर दिया उसके बीच में हमारे पास अगर पी का कोई हिस्सा है तो उसको इंटरसेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये पी का हमारे पास क्या हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, ये क्या है, सी डी ई। अब आप ऐसा करें कि इसमें या तो स्टार ड्रॉ कर दें या इसको वर्टिकल, आप इसको डिफरेंट लाइंस में, डिफरेंट डायरेक्शन की लाइंस में इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, तो हम इस पे फिर दो कलर शो कर देंगे कि यहाँ पर नीचे जो है ब्लू कलर था और ऊपर जो है मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अगर आप लोग पेंसिल से करेंगे तो दो डिफरेंट डायरेक्शन की लाइंस बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने पार्ट ना ये थोड़ा सा खुला खुला बनाना है ताकि शो हो सके कि डिफरेंट दो तरह की लाइंस लगी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू, पी और क्यू का कॉमन हिस्सा वो ये हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है पी इंटरसेक्शन आर, मतलब कि पी और आर का कॉमन हिस्सा। तो हमारे पास पी और आर तो ओवरलैप कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो शेडिंग। ओके, मतलब कि नो शेडिंग एरिया। अब हमें कहते हैं कि यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू और यूनियन पी इंटरसेक्शन आर। फिगर में देखने के बजाय आप इन दोनों को ही देख लें, इनका यूनियन करना। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हम इसको ये लिख देंगे। अब आप लोग फिगर से देखें तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट इसका, दोनों का आंसर सेम है। तो हम नीचे लिख देंगे इट इज वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और नीचे आप बेशक ना फिर प्रॉपर्टी लिखते हैं डिफरेंट, आप या पैटर्न ड्रॉ कर दें, स्टार्स ड्रॉ कर दें बीच में। ठीक है, लेकिन विजिबल हो बकायदा, वरना वो फिर आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे करें कि डिफरेंट डायरेक्शन की एक लाइन इस डायरेक्शन की उसी को क्रॉस कर दे डिफरेंट डायरेक्शन में, अच्छा खासा पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। Create a Venn diagram to illustrate the following information regarding the subsets A and B in the universal set. ठीक है, पहला है आपके पास number of elements in A equal to 60, then number of elements in B equals to 48, number of elements in A intersection B equals to 20, and number of elements in universal set equals to 90. अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। तो फिगर हम यहीं पे साथ में ड्रॉ कर देते हैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेंगे।
ओके ए और बी है ना हमारे पास, और अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब है कि ओवरलैप कर रहा है, तभी तो इंटरसेक्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट बी गिवन है, यहाँ पर लिख देंगे यू, ये ए, ये बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो आपको ओके ए और बी को कॉमन हिस्सा हमारे पास क्या है 20, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। ओके, अब यहाँ पर देखिए ए का हमारे पास क्या है 60, तो अब 60 में से हमने 20 को निकाल देना है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। तो 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा? ओके, मैं यहाँ पर ऊपर ना कर देती हूँ। ठीक है, 40, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40। ओके, अब बी को देखें तो 48 है, अब 48 में से 20 को माइनस करना है, तो पीछे क्या रहेगा 48 माइनस 20। हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से कॉमन भी तो है ना इनका। ठीक है, टोटल अगर 60 था तो 60 में से कुछ कॉमन जो था वो ए और बी का हिस्सा था, हमने वो बीच में लिख दिया, तो बाकी तो 60 ना बचे ना, 60 में से फिर 20 को निकालना है, तो आप लिखेंगे पीछे 40। ठीक है, अब बी का भी हमने इसी तरह किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 48 माइनस 20, तो 28 बन गया। ठीक है, 28। ओके, अब यूनिवर्सल सेट भी हमने लिखना है। अब हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था हम उसकी मदद से इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर हम जो है अपने वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 60 प्लस 48 माइनस 20। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 88। ठीक है, ये हमने फाइंड क्यों किया है? हमने इसको क्या करना है, हमने यूनिवर्सल सेट भी तो फाइंड करना होता है। याद है आपको कि हम लोग कंपाना चाहिए ना। देखिए, आप इस चीज़ को समझ नहीं रही, ये तो फाइनल आंसर नहीं है ना। ठीक है, फाइनल आंसर ये तो हमने क्यू यूनियन आर लिखा है, फाइनल आंसर हमारा क्या है इंटरसेक्शन वाला है। ठीक है, वो ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट जो है ना बीच वाला, ये इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर इस फिगर में देखिए तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को देखें। आप ये ना देखें कि यहाँ पर ब्लू आ रहे हैं, यहाँ पर ब्लू और रेड आ रहे हैं, ये नहीं देखना। आप फिगर को देखें, यहाँ पर आपका ये जो हिस्सा आ रहा है ना ये आंसर है, और इस फिगर को देखें तो ये हिस्सा जो आ रहा है ये आंसर है। बिल्कुल जो मेन आंसर है ना नीचे वाला, ठीक है, जो फाइनल आंसर आ रहा है आपने वो देखना है, बाकी आप नहीं देखेंगे। ये इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको ना ये एक्सरसाइज कराते हुए 3-3 फिगर्स बनाकर बताई थी, ताकि आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि ऊपर ब्लू है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, 2 शेड क्रॉस हो रहे हैं, ये नहीं देखना। बस आप लोग सिर्फ ये देखेंगे कि फाइनल आंसर यहाँ पर दोनों फिगर्स में सेम है कि नहीं है, तब आपकी ये प्रॉपर्टी ना वेरीफाई होगी। ओके, हमने यूनिवर्सल सेट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते थे, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, हम लोग कहते थे वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, टोटल लिया था हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल, तो यहाँ पर टोटल की जगह यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो बात तो एक ही हो गई। ठीक है, तो इससे हम लोग इस वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगी। यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 90 एलिमेंट्स है, 90 माइनस और ये यहाँ पर आंसर आए 88 2। ओके, तो ये जो 2 आ गया है इसका मतलब कि ये यहाँ पर बाहर वाले हिस्से में मौजूद है। ठीक है, हम क्या करते थे वर्ड प्रॉब्लम्स में ये देखते थे ना कि ये लोग वो हैं कि जो मौजूद है, ये फिर हमने वो फाइंड करना होता था कि जिनको, जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स में आता था कि जिनको पसंद नहीं था, नो के लिए जो वर्ड आता था ना, जो चीज़ होती थी, तो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेकर बाहर निकाल देते थे टोटल में से। ठीक है, ये वही चीज़ है, बस यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज देनी है। अब तो इसका सेकंड पार्ट भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 34, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 52, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इक्वल्स टू 85। ओके, इसकी फिगर भी हम यहीं पे साइड पे बना लेते हैं।
ताकि हम इधर साथ में ना कर सकें। ओके, यहाँ पर भी सर्कल्स कंबाइन होंगे क्योंकि ए यूनियन बी है, तो हमारे पास लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ओके, पीछे हो गया यू ए बी, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास अब हमें पता ही नहीं है कि इसके बीच में क्या लिखेंगे हम, हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो हम पहले ना यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास ना वैल्यूज आ जाएं। हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बाकियों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 60 इक्वल टू यहाँ पर 34 प्लस 52 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 60 इक्वल्स टू 34 प्लस 52, तो यहाँ से आगे 86 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 86 को साइड पर शिफ्ट कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, 60 माइनस 86 माइनस 26 इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर माइनस, ये माइनस ओके, ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई इंटरसेक्शन बी की 26। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 26, ठीक है। अब ए की वैल्यू थी हमारे पास 34, तो 34 में से हम 26 को निकाल देंगे, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा 8। 34 माइनस 26 8, ठीक है। तो अब इस 8 को हम लिखेंगे ए के अंदर, ठीक है। अब बी का सेट देखें तो 52 माइनस बी में 26 कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 26, ठीक है। 26 इक्वल्स टू 26, यहाँ पर लिख देंगे 26। ओके, अब हमने यूनिवर्सल सेट भी फाइंड करना है कि बैक पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो हम फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 85, सो 85 माइनस 26 यहाँ से आ जाएगा चाहिए हमने ना ए यूनियन बी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, तो ए यूनियन बी की वैल्यू है 60, ठीक है। यहाँ पर 85 माइनस 60, तो 85 माइनस 60 हो जाएगा 25, ठीक है। बैक पे कहीं पर भी आप लिख दे 25 यूनिवर्सल सेट के अंदर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ना काफ़ी लेंथी है, तो हम यहीं से इसका देख कर ना सेट्स लिख देते हैं। Ten boys participated in Qiraat competition. Among them, Hani, Zubair and Heather resided in Nafi. अब देखें ये डिफरेंट हमें बताए हुए हैं कि ये वाले जो लड़के थे इन्होंने ये पढ़ा, ये वाले लड़के जो थे इन्होंने नात पढ़ी, इसमें पार्टिसिपेट किया। अब अगर यहाँ पर हम पार्ट्स देखें, अब हमें यहाँ पर ये कहा गया कि आपने यहाँ पर सेट्स की फॉर्म में लिखना है ABC करके, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइंड करना है टेबुलर फॉर्म ऑफ A, B एंड C, ठीक है। तो हम यहीं पर देख कर ना टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं पहले अपनी, फर्स्ट पार्ट भी हमारे यहीं पे कवर हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म ऑफ A, B एंड C, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं ए के सेट में क्या आएगा। अब देखिए ए का पहला सेट जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो 3 लड़के हैं ना, हाँ ये 3 लड़के, ठीक है, ये ए के सेट में आ जाएंगे, हानी, जुबैर एंड हैदर। जुबैर, हैदर, ठीक है। फिर बी के सेट में क्या आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो थे अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली, ठीक है, तो ये हमारे पास बी का सेट हो जाएगा। उमर, बिलाल, अली। ओके, नंबर सी। देन यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद बाइल, हसन, जाफर एंड उस्मान रिसाइटेड, ठीक है, तो नेक्स्ट में ये 3 नेम्स आ जाएंगे। जाफर एंड उस्मान। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि हमने क्या करना है। हमने इसकी जो है ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ सिचुएशन, इस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेन डायग्राम। अब देखिए ए, बी और सी में जो है ना कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि ये तीनों जो है अलग अलग ही ड्रॉ होंगे। अब ए के अंदर, ए बी सी के अंदर हम इतने बड़े बड़े नेम्स तो लिखने से रहे, तो बस हम खाली यहाँ पर ए, बी और सी मेंशन कर देंगे, ठीक है, ओवरलैप नहीं करना आपने इसको। ये हो जाएगा यू, ए, बी, सी, ठीक है। इतने बड़े बड़े नेम्स हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है, बस आपने इस सिचुएशन को देखते हुए खाली वेन डायग्राम शो करनी है, तो हमने ऐसे शो कर दी, ठीक है। अब इसके बाद जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा समझने वाला है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर हम इनको एक एक करके लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखती हूँ थर्ड, और यहाँ पर पहला है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही फिगर बनी हुई है ना, यहीं से देख ले। अब हमें इसका आंसर चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। जब बी इंटरसेक्शन सी नहीं हो रहा तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते तो यहाँ पर तो सेट एम्प्टी है। ओके, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करके भी बता देती हूँ। अब बी इंटरसेक्शन सी हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसकी जगह पर हम इसका फिर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले सकती हूँ एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का सेट, ठीक है। तो अब ए का सेट हमारे पास क्या है, हानी, जुबैर, हैदर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी जुबैर, हैदर। ओके, फिर नेक्स्ट है इसमें केस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपको कहते हैं कि ये जो सी कॉम्प्लीमेंट है ना, अगर हम सी कॉम्प्लीमेंट को देखें, इसका क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से सी का हिस्सा माइनस हो गया है, ठीक है।
तो अब आप यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट है पूरा, इसमें से सी को माइनस कर दे, बाहर निकाल दे, पीछे क्या रह गया ए और बी, ठीक है, ए और बी रह गया। और का क्या मतलब होता है यूनियन, तो मतलब ए और बी रह गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन बी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए और बी के सेट को कंबाइन कर देना है, ठीक है। ये 6 लड़कों के नाम नीचे लिख देने हैं, 7 लड़कों के, 4 5 6 7 लड़कों के नाम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगी इसकी जगह पर हानी, जुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली। देन नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी को देखें, हमारे पास बी और सी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। जब बी और सी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर अगर बी इंटरसेक्शन सी की जगह एम्प्टी लिख देती हूँ, बात तो एक ही हो गई, ठीक है। इसका क्या आंसर आ गया, ए का सेट डिफरेंस है ना, पहले वाला सेट आता है हमेशा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए का सेट। और ए का सेट हमारे पास क्या था, हानी, जुबैर, हैदर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस ए यूनियन बी, ए माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी कर लें। ओके, ये वाला ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का क्या आंसर था, ये वाला, मैं यहीं से देखकर लिख लेती हूँ। तो हानी, जुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, देन उमर, बिलाल और अली, ठीक है। अब यहाँ पर ए में से इसको माइनस करना है, ठीक है। ए में से इस सेट को माइनस कर दें। अब ए का सेट लिख देती हूँ पहले, हानी, जुबैर और हैदर माइनस, अब ये पूरा का पूरा लिखना है हमने, ठीक है। हानी, जुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, अली, ठीक है। माइनस करना है, अब हम कॉमन जो है वो कट कर देते हैं, तो हानी और हानी ये कट हो गए, ठीक है। जुबैर जुबैर कट हो गए, हैदर और हैदर कट हो गए। ओके, डिफरेंस में मैंने आपको बताया कि कट होने के बाद पहले सेट में जो रह जाते हैं एलिमेंट्स हमने वो लिखने होते हैं। यहाँ पर तो कट होने के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 100 कैंडिडेट्स वर अपेयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। टोटल नंबर हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स क्या है 100, उसमें से 45 जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स को पास कर लिया था, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स एन एम हो जाएगा 45, 40 साइंस के हैं, 50 जो है वो हेल्थ के हैं। अब यहाँ पर है कि इफ 12 वर पास इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब कि एम इंटरसेक्शन एस 12 हो गया, 15 साइंस एंड हेल्थ, ठीक है, एस इंटरसेक्शन एच, और यहाँ पर ये 5 जो है ये तीनों का इंटरसेक्शन है। उसके बाद हमारे पास ये 3 पार्ट्स है कि हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। ओके, मैं यहाँ पर डेटा लिख देती हूँ।
टोटल हमारे पास क्या थे 100, ठीक है। टोटल कर ले या यूनिवर्सल सेट कर दें तो एक ही बात है 100। फिर नंबर ऑफ आउट ऑफ विच 45 पास इन मैथ्स, तो m इक्वल्स टू 45, देन एन एस इक्वल्स टू 40 और 45 पास इन मैथमेटिक्स, 40 इन साइंस एंड 50 इन health 50. If 12 are passed in maths and science, तो maths and science equal to 12, ठीक है। फिर 15 in science and health 15, 20 in health and mathematics and health 20, और तीनों में जो पास हुए थे M इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5। ओके, फर्स्ट पार्ट है, हमने इस पे प्रूफ क्या करना है कि इलस्ट्रेट द अबव इंफॉर्मेशन बाय ड्राइंग का वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम आपने इसमें ड्रॉ कर लेनी है। फर्स्ट पार्ट है वेन डायग्राम बनाए। ओके, देखिए सबका आपस में जो है ना ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपने 3 सर्कल्स बनाने हैं जो तीनों आपस में ओवरलैप होंगे। ओके, एक था मैथ्स, एक था साइंस, एक था हेल्थ। ओके, अब इन तीनों में जो कॉमन था, तीनों में देखिए 5 था, ठीक है। जो तीनों में कॉमन आया वो तीनों में 5 आया। हम इस 5 को किधर लिखेंगे, ये जो तीनों का ओवरलैप वाला हिस्सा है ना, हम इसके बीच में लिख देंगे 5। अब ये m और s के बीच वाला जो हिस्सा है ना, मतलब कि m और s में ये जो कॉमन है हमने वो लिखना है। तो m और s में क्या कॉमन है 12, ठीक है। 12 में से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। ओके, 12 में से हम 5 पहले माइनस करेंगे। मैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये तो आप लोगों को इस तरह याद नहीं रहेगा। 12 में से 5 को माइनस किया, यहाँ पर आगे 7, तो 7 हमने लिख दिया यहाँ पर। ओके, फिर है हमारे पास m और h का कॉमन वाला हिस्सा। तो m और h का कॉमन वाला हिस्सा है 20, और 20 में से हमने इस वाले 5 को माइनस कर देना है, तो पीछे बच गया 15, हम यहाँ लिख देंगे 15। ओके, फिर यहाँ पर s और h का कॉमन वाला हिस्सा ये 15 था, ठीक है। 15 माइनस ये 5 हो गया इक्वल टू 10 लिख दिया। अब m हमारे पास क्या है, m है 45। अब 45 में से हमने क्या करना है, इन सबको m के हिस्से में जितने आ रहे हैं ना, इन सबको माइनस कर देना 45 में से, ठीक है। पहले इन सबको आपस में प्लस कर दें और फिर 45 से माइनस कर दें, तो इधर से आपके पास आ जाएगा 18, हम यहाँ लिख देंगे 18। ओके, आप s को देखें, यहाँ पर है 40, तो 40 में से s के सर्कल में जितने आ रहे हैं ना वो सारे माइनस कर दें। तो 7 + 5 + 10 करके 40 में से माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगा 18। यहाँ पर मैं लिख दूंगी 18। फिर h में है 50, इसी तरह 50 माइनस h के हिस्से में सर्कल में जितने आ रहे हैं 15, 5, 10, तो 15, 5, 10, इससे 50 में से माइनस कर दिया तो पीछे बच गया 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20। नेक्स्ट पार्ट है हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर पास्ड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। एटलीस्ट का मतलब है कि हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। ओके, एटलीस्ट का मतलब है कि हमने किधर गया,
हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, और डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट का मतलब है कि उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, जैसे हम करते हुए आए हैं वैसे ही करना है हमें। तो इसका यूनियन कैंडिडेट्स who passed at least वन सब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पर ना अलग से फॉर्मूला नहीं लिख रही, ठीक है, ठीक है, बस 2 पार्ट्स है तो हम ये फटाफट से ऐड कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पर ना अलग से फार्मूला नहीं लिख रही, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला होता है मैं यहाँ पर उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी होता है तो यहाँ पर एच हो जाएगा। फिर जो सिंगल वाली वैल्यूज होती हैं उनके साथ प्लस साइन आता है, ठीक है, और फिर जो 2 टर्म्स वाली होती है उनके साथ माइनस साइन आता है। एम इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच हो जाएगा, फिर माइनस एन एम इंटरसेक्शन एच, और प्लस 3 वाली टर्म्स के साथ प्लस एन एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एच, इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस 40, फिर एन एच 50 माइनस एम इंटरसेक्शन एस 12 माइनस एस इंटरसेक्शन एच 5 10 माइनस 20 प्लस 5। इन सब को कैलकुलेटर पर बेशक ऐसे ही लिख दें, इससे आंसर आ जाएगा आपके पास 93। फिर नेक्स्ट पार्ट है कैंडिडेट्स who did not pass any सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, जो हमने फाइंड किया उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो एन एम यूनियन एस यूनियन एच कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, हमने ऊपर टोटल लिखा है कि यूनिवर्सल सेट लिखा है, एक ही बात होती है टोटल लिखे या यूनिवर्सल लिखे, इसकी वैल्यू है 100, ठीक है, यहाँ पर टोटल माइनस एम यूनियन एस यूनियन एच, तो 100 माइनस यहाँ पर आ गया 93 इक्वल टू 7। ओके डन। हमने जब फाइंड करना होता है ना कि नहीं वाला जो हिस्सा होता है ना, हम उसमें क्या करते हैं कि देखिए टोटल, जब हमारे पास टोटल ये लोग थे, ठीक है, जिन्होंने जो सारे टोटल थे उसमें से ये 93 वो लोग आ गए कि जो पास हुए, तो पीछे वो रहेगा कि जो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, तो वो माइनस करना है ना हमने। तो माइनस करने का तरीका ये होता है कि आप यूनियन में से यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो टोटल में से यूनियन माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल में से सी माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात है ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल सेट, टोटल मीन्स यूनिवर्सल सेट, इसमें से ये माइनस हो गया।